हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने चार्जेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपनी यूनिट है उसको डिफाइन करा था। तो चार्जेस की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें जो थर्ड प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसका एक इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है ना। और क्या निकल के आया था उसका फॉर्मूला, यानी कि देखो चार्ज जो है किसी भी बॉडी पे वो क्या हो सकता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस। ठीक है, चार्ज प्लस माइनस में हो सकते हैं। तो अब देखो ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं, अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब ये वैसे तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को कराने का एक पर्पस है। तो देखते हैं सोल्यूशन इसका। देखो इसमें दिया क्या हुआ है, 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि हमें Q दिया हुआ है कितना, 1 कूलम, और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो याद करो इस फॉर्मूले में मैंने बताया था कि ये जो N होता है एक तरह से वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो वो हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, यही वी नो दैट Q इक्वल्स टू NA। ठीक है, और देखो ये यहाँ पर फॉर्मूले में मैंने Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ही लिया, लेकिन जब भी आप न्यूमेरिकल में यूज करो तो इसको एन ही प्लस में ही लेना है। ये प्लस और माइनस का साइन है, बस वो ये बता रहा है कि चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव, तो वो अंडरस्टूड होना चाहिए। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो भी तो नेगेटिव है, तो उसकी वैल्यू से हमें मतलब है। बाकी हम बता देंगे ना, हमें पता होगा कि इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, कहीं कुछ पॉजिटिव चार्ज आया है तो पॉजिटिव होगा, तो हमें यहाँ पर सिर्फ वैल्यू से मतलब होता है। ठीक है, तो हम इसको मतलब कहने का मतलब कि जब भी आप फॉर्मूले में यूज करो तो इसको Q इक्वल्स टू N ही लेना है, एन ई प्लस में। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम N निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, Q बाय E। ठीक है, और Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है 1, और E मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज वो कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करोगे और सोल्व करके जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं लिखता हूँ, वो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो देखो ये जो नंबर निकल के आया है बहुत ही बड़ा नंबर है। देखो 10⁻18 काफी बड़ा नंबर है। अगर मैं आपको फील कराऊं कि ये कितना बड़ा नंबर है, तो और ये जो 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देखो एक रियल एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ जो एक्चुअल में फैक्चुअल डाटा है। अगर मान लो कि आपके पास एक रूम है और एक रूम के अंदर ना हर एक सेकंड में, एक सेकंड के अंदर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं। 10⁻9 10⁻9 10⁻9 समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, तो 10⁻9 जो है वो अप्रोक्सीमेट 100 करोड़ के इक्वल होता है, एग्जैक्टली 100 करोड़ के ही इक्वल होता है। तो सोचो अगर एक सेकंड के अंदर 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं रूम के अंदर, तो पता है उन उन इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं तो मतलब चार्ज एंटर कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ना। तो वो हर सेकंड के अंदर अगर 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन भी एंटर करें तो एक कूलम चार्ज बनने में पता है कितना समय लगेगा, एक कूलम चार्ज बनने में 198 ईयर्स लग जाएंगे, यानी कि लगभग लगभग 200 साल लग जाएंगे। ठीक है, 200 साल। तो मतलब जो कूलम है ये क्या बताता है, ये बताता है हमें, ये जो हमने क्वेश्चन करा है इससे हमें पता चलता है कि जो 1 कूलम है वो बहुत ही बड़ा चार्ज होता है। यानी कि ये हमें बताता है जो हमने क्वेश्चन करा, दिस implies that 1 कूलम इज ए वेरी बिग चार्ज। ठीक है, वेरी बिग चार्ज होता है। तो क्योंकि देखो चार्जेस इलेक्ट्रॉन से ही बनते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के थ्रू 1 कूलम बनने के लिए बहुत ही ज्यादा सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने को, तो एक तरह से 1 कूलम जो है बड़ा चार्ज होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, उस पर चार्ज कितना होगा। 75 किलोग्राम टोटल इलेक्ट्रॉन्स का मास है। ठीक है, समझो कि तुम्हारे को एक ढेर दिया हुआ है जिसका वजन कितना है 75 किलोग्राम, और तुम्हें उस पर टोटल चार्ज कितना है वो बताना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मास दिया हुआ है पूरे ढेर का, है ना। मास कितना दे रखा है 75 kg, पूरे ढेर का मास दे रखा है। और हमें क्या निकालना है, हमें चार्ज निकालना है, क्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो अभी हम देखें तो हमें तो क्यू का एक फॉर्मूला पता है, अभी हमने देखा था चार्ज निकालने का एक फॉर्मूला पता है कि वी नो दैट क्यू इक्वल्स टू कितना होता है एन ई, है ना। क्यू इक्वल्स टू कितना है एन ई। तो यहाँ पर ई की वैल्यू तो मुझे पता ही है,
कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेता हूं तो फिर मैं चार्ज निकाल पाऊंगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, देखो समझो ये पूरा ढेर है, ये ढेर है पूरा, और इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये छोटे छोटे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इससे पूरा ये जो है ये पूरा 75 किलोग्राम, इस पूरे ढेर का जो वजन है वो कितना है, 75 किलोग्राम। और क्या आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, 10th क्लास में, ठीक है, कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है, -31। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन है उसका मास है इतना, और पूरा जो ढेर है उसका मास कितना है 75 kg। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं n, तो वो निकालने के लिए क्या मैं जो टोटल मास है ढेर का उसको मैं इलेक्ट्रॉन के जो एक इलेक्ट्रॉन का मास है उससे डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा ना, उसको से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ये। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप समझो, देखो डिवाइड क्यों करा। अगर मैं तुमसे बोलता, आपसे मैं बोलता कि मान लो ये पूरा वजन है और ये ना यहाँ पर ये इस पूरे जो ढेर है इसमें ना सिर्फ बॉल्स हैं, ये बॉल्स हैं, और इन बॉल्स की वजह से ही इस पूरे ढेर का वजन है, मतलब यहाँ पे कुछ बॉल रखी हुई हैं ऐसे ऐसे, और ठीक है, और इसी से इसका, और मैं बोलता कि इसका पूरा वजन जो है वो 100 किलोग्राम है, और इसमें जो एक बॉल है वो 2 किलो की है, तो इसके अंदर कितनी बॉल्स आ जाएंगी, टोटल कितनी बॉल्स होंगी, तो आप फट से बताओगे 50 किलो। फिर से सुनो, मैंने क्या बोला कि पूरा ढेर जो है वो 100 किलो का है और एक बॉल जो है 2 किलो की है, तो कितनी बॉल होंगी 50 कैसे आया, आपने 100 को एक बॉल के मास से डिवाइड कर दिया तो 50 आ गया। ऐसे ही पूरे ढेर का वजन कितना है 75 kg, और एक इलेक्ट्रॉन का वजन कितना है इतना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो फिर अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो Q की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 75 अपॉन में 9.11 इंटू 10⁻31, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, तो 75 अपॉन में 9.11 और इंटू में 10⁻31, ये प्लस का हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो फाइनल जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 8.23 इंटू 10⁻31 कूलम, ठीक है, तो इतना आंसर निकल के आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल पॉजिटिव चार्ज इन ए कप ऑफ वाटर। तो ये एनसीईआरटी में ही है क्वेश्चन, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो इन ए कप ऑफ वाटर जो लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब आप समझो कि 250 ग्राम 250 ग्राम, क्योंकि कप तो अलग अलग साइज शेप के हो सकते हैं ना, तो क्वेश्चन ही ऐसे लिखा हुआ है वैसे एनसीईआरटी में, बट आपको एक तरह से क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, समझो कि कैलकुलेट टोटल पॉजिटिव चार्ज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, यानी इन ए कप ऑफ वाटर, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, देखो हमें फिर से वही चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले मैं सोचूंगा कि यार मेरे को चार्ज का तो एक यही फॉर्मूला आता है ना, Q इक्वल्स टू में Ne, तो मेरे को ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिले फिर तो मैं चार्ज निकाल लूंगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे हम, तो देखो यहाँ पर बात हो रही है वाटर मॉलिक्यूल की, वाटर है, तो वाटर मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो क्या आपको वाटर का मॉलिक्यूलर मास पता है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, सबको पता होगा मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होता है 18 ग्राम होता है मॉलिक्यूलर मास, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 तो मॉलिक्यूलर मास, इसका फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो टोटल कितना होगा 18 ग्राम। अब देखो अगर आपने थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो एक मोल नाम की चीज होती है, ठीक है, मोल नाम की, जानते हो आप, फिजिक्स में भी आपने 7 फंडामेंटल यूनिट्स में पढ़ा होगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल्स में मेजर करते हैं, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो मोल जो है वो क्या होता है बेसिकली, अगर हम बोलते हैं 1 मोल, तो 1 मोल बोलते हैं, अगर मैं बोलूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स बोलता तो इसका मतलब क्या होता है कि 6.023 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे समझो कि बहुत आसान है, जैसे कि 1 डजन में कितनी चीजें होती हैं 12, ऐसे ही 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक तो ये भी मोल की डेफिनेशन होती है। ऑल्सो केमिस्ट्री में हम जानते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो आप सुन लीजिए कि क्या होता है कि 1 जो किसी, जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18 ग्राम, तो ये जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, ये इसके 1 मोल ऑफ
मॉलिक्यूल्स का मोलिकुलर मास होता है। इसका मतलब कि जो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, उनका मास जो है वो है 18 ग्राम। ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स उसका उनका मास है 18 ग्राम। ठीक है, यानी कि 18 ग्राम मास किसका है, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो अगर मैं यानी 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू में 10⁻23। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मास है 18 ग्राम। ठीक है, तो अगर 1 ग्राम का मेरे को मास निकालना हो तो 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, देखो 18 ग्राम के अंदर इतने हैं, तो 1 मोल के लिए क्या कर देंगे हम, एक ग्राम में कितने होंगे, तो इस पूरे को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 18 से, है ना, क्योंकि 18 ग्राम में इतने हैं, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, इसका 18 से तो डिवाइड कर देंगे, है ना, तो 6.023 और 10⁻23 इसको हम डिवाइड कर देंगे 18। तो 1 ग्राम के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास टोटल ग्राम कितना है वाटर का, 250 ग्राम। ठीक है, तो क्या होगा कि हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो 250 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो वो ये जो नंबर है ये हमारा 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन में 18। 1 ग्राम के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 250 ग्राम के अंदर इसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, है ना। अब हमारे पास नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, है ना, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं आए ना, हमारे पास आए हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं इससे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, तो देखो एक जो मॉलिक्यूल होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है, जो कि H2O है, H2O कितने नंबर ऑफ, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन होंगे। ठीक है, कैसे देखेंगे हम, देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता हमें। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होता है अगर न्यूट्रल एटम है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज 2 + 8, 2 तो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 प्रोटॉन होते हैं, है ना, एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन्स। तो हमें, और इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन्स पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो हमें पॉजिटिव चार्ज बताना था। तो एक मॉलिक्यूल, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन। तो अब क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या कह लो पॉजिटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। 250 ग्राम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 250 ग्राम ऑफ वाटर वो हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे ना, ये वाला जो था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था, और एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 प्रोटॉन है, तो इसको हम 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 अपॉन में 18 और इंटू में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स पे बराबर ही चार्ज होता है, बस पॉजिटिव का होता है। तो नाउ फाइनली जो हमें निकालना था, नाउ जो Q जो है क्या होता है, Ne। देखो ये जो हमने निकाला है बेसिकली ये N ही तो आ गया ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक ही बात है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अंतर है। ठीक है, तो N की वैल्यू जो है ये मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो N की वैल्यू हमें पुट कर देंगे, तो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 इंटू 10 अपॉन में 18, और E की वैल्यू कितनी है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.602 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और ये काफी लंबा हो गया। वैसे ऐसे क्वेश्चन
क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, बट आप एग्जाम में समझिए जो भी क्वेश्चन आएगा ना उसमें डाटा ऐसा आता है कि बहुत आराम से कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में ऐसा होता है कि ऐसी वैल्यूज दे देते हैं जिनको थोड़ा कैलकुलेशन करने में टाइम लगे, बट आपके बोर्ड के एग्जाम में ऐसी वैल्यूज आएंगी जो आराम से हो जाए। ठीक है, और इवन अगर आप पूरा भी कैलकुलेट नहीं करते, लेट्स से अगर कुछ ऐसा आ गया जिसमें मतलब डाटा बहुत ऐसा है जिसको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, तो आप ऐसे भी इतना भी छोड़ दीजिए, तो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन, तो आधा ही नंबर कटेगा, कई बार वो भी नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को कंसेप्ट चेक करने होते हैं कि बच्चे को कंसेप्ट आता है नहीं। ठीक है, डाटा उतना मैटर नहीं कर देता। तो इसका आंसर जो इसको सोल्व करके आएगा, एक बार मैं लिख देता हूं, ये आएगा 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। ठीक है, तो इतना पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर नेगेटिव चार्ज भी बोलता तो भी वही आंसर होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। अब हम चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है अपना मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, यानी कि किसी बॉडी पे चार्ज आता कैसे है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो चार्ज को जब क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो बॉडीज पे चार्ज आता कैसे है। तो देखो 3 मेथड होते हैं चार्जिंग के। पहला मेथड होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा मेथड जो होता है वो होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। और जो फाइनल मेथड होता है वो होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो एक एक करके हम तीनों मेथड्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेथड्स की बात करते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो देखो फ्रिक्शन आप जानते हो कि जब हम 2 बॉडीज को रब करते हैं तो उसको फ्रिक्शन करते हैं। तो अगर कोई भी 2 बॉडीज हैं, ठीक है, कोई भी 2 बॉडीज है, ये बॉडी हो गई, ये बॉडी हो गई, जब इनको आप रब करोगे अगेंस्ट ईच अदर तो क्या होगा कि एक के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे के सरफेस में चले जाएंगे। जैसे जिसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा लूजली बाउंड होंगे उसमें से निकल के जिसमें टाइटली बाउंड होंगे उसमें चले जाएंगे। तो देखो जब मान लो कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के, सपोज करो इस वाली बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चले गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। एक मैंने पहले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाला एग्जांपल लिया होगा इससे पहले लेक्चर में, तो देखो जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो उस पर क्या हो जाएंगे, उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स जो है इस वाले में एक्सेस में हो जाएंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से ये अनचार्ज बॉडी थी, ये चार्ज हो गई ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो फ्रिक्शन में क्या होता है कि जब हम 2 बॉडीज को रब करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, तो एक में से इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरे में चले जाते हैं। जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो बहुत सिंपल है, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, देखो हमारे पास एक चार्ज बॉडी होनी चाहिए इसमें। तो जैसे मान लो ये जैसे यहाँ पर चार्ज हो गई, तो मान लो हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, ये एक चार्ज बॉडी है। ठीक है, अच्छा ये वाला जो मेथड है फ्रिक्शन वाला, ये हम जनरली इंसुलेटर्स को चार्ज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो एक ये, और ये वाला जो मेथड है हम कंडक्शन वाला, ये कंडक्टर्स को चार्ज करने के लिए यूज करते हैं जनरली। तो देखो मान लो हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, मान लो इस पे प्लस चार्ज है, ठीक है, चार्ज बॉडी है, और ये एक अनचार्ज बॉडी है जिसको मेरे को चार्ज करना है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो चार्जिंग में कंडक्शन में क्या होता है, सिंपली मैं इस बॉडी को इसके साथ कांटेक्ट में ले आऊंगा। ठीक है, इस पे चार्ज था तो इसको मैं इसके साथ कांटेक्ट में ले आऊंगा। तो इसको मैंने क्या करा कि दोनों बॉडीज को टच कर दिए यहाँ पर, है ना। तो क्या होगा कि जो चार्ज है ना, चार्ज जो है वो, इसका चार्ज जो है वो, ये पूरा एक ही सिस्टम बन गया। तो पूरा चार्ज जो है वो दोनों में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बिल्कुल अगर इन दोनों का साइज भी बिल्कुल आइडेंटिकल है ना, तो बिल्कुल बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे मान लो इसका शेप एंड साइज इसके जैसा ही है, तो बिल्कुल एक जैसा ही चार्ज, जैसे मान लो इसमें मैंने ऐसे 6 बना रखे तो 3 इस पे चले गए, 3 इस पे चले गए, तब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा जब दोनों का साइज बिल्कुल बराबर है। और अब इनको आप अलग भी कर दोगे, जैसे अब इनको आपने सेपरेट कर दिया, तो फिर इस पे आधा चार्ज इस पे चला जाएगा और आधा चार्ज इस पे चला जाएगा। ठीक है, तो देखो जो अनचार्ज बॉडी थी वो चार्ज हो गई। जैसे मान लो कि इस पे अगर
10 कूलम चार्ज होता और इस पे कितना चार्ज है 0 कूलम। अब इन दोनों को हम ऐड कर दिए तो जो 10 कूलम चार्ज है ये टोटल पे आ गया, इस पूरे सिस्टम पे 10 कूलम आ गया। फिर जब आप इनको अलग अलग करोगे तो 5 कूलम इस पे और 5 कूलम इस पे। तो ये बराबर वाला केस मैंने बताया तभी होगा जब ये दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे, इनका शेप जो एक जैसा होगा। अगर अलग अलग होगा तो भी चार्ज तो आएगा बट बिल्कुल सेम रेशियो में, मतलब एकदम एग्जैक्टली इक्वल नहीं आएगा, अलग अलग आ सकता है। तो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, तो फाइनल है अपना चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखो चार्जिंग बाय जो इंडक्शन है ये वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हमको केयरफुल रहना पड़ता है। तो देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। हाँ, चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो जो तीसरा मेथड होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, देखो इसमें क्या होता है, इसमें ना हमारे पास एक चार्ज बॉडी होनी चाहिए। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, ये एक चार्ज बॉडी है और इस पे मान लेते हैं कुछ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और मान लो कि मेरे को एक दूसरी बॉडी है अनचार्ज, उसको चार्ज करना है। तो ये मान लेते हैं एक अनचार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है, ठीक है, ये अनचार्ज बॉडी है। अब क्या होगा कि मैं इसको ना, इस बॉडी को इसके पास लेके जाऊंगा, टच नहीं करूंगा इसको, इसके पास लेके जाऊंगा। तो पास लेके जाऊंगा तो कैसे हो जाएगा कि जब ये बॉडी इसके पास जाएगी तो देखो इस वाली बॉडी के अंदर, इस वाली बॉडी के अंदर ये दूसरी वाली बॉडी है इसके अंदर, देखो इस पे चार्ज 0 है, नेट चार्ज। बट ऐसा नहीं है कि इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। मान लो अगर इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन होंगे पॉजिटिव, तो इस पे चार्ज तो 0 ही हुआ ना अल्टीमेटली। तो इस पे मैंने कुछ बनाया नहीं है, इस पे चार्ज 0 है। बट ऐसा नहीं है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 0 है, प्रोटॉन 0 है। तो देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस बॉडी के अंदर, उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने लगेगा और जो पॉजिटिव चार्ज है उनको दूसरी तरफ रिपेल करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कुछ आइडिया मिल रहा है कि हम इसको कैसे चार्ज कर सकते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं। सपोज करो कि क्या है हमारे पास ना, यहाँ पर दो बॉडीज हैं, एक ये बॉडी लेता हूं मैं, एक ये, और ये ना एक ये स्टैंड पे रखी हुई है इंसुलेटर, ये इंसुलेटर है। जैसे कि अगर इस पे कुछ चार्ज आए तो वो चार्ज जो है इस बॉडी पे रहे, ये यहाँ पे अर्थ में ना चला जाए। ये इंसुलेटर है जो मैंने स्टैंड पे रखा है। और इसी के कांटेक्ट में मैंने एक दूसरी बॉडी भी ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी है, और ये भी एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे ही रखी हुई है, ठीक है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे। अब मान लो जब मैं इसको लेके आऊंगा, चार्ज बॉडी को इसके पास लेके आऊंगा, तो क्या होगा कि देखो इन दोनों, ये पूरा एक सिस्टम की तरह काम कर रहा है। तो इनके सारा जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ आ जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो पीछे की तरफ, बिल्कुल पीछे की तरफ इस पे चला जाएगा। देखो इस पे पीछे की तरफ आया, वो टच होके इस पे चला गया, है ना। अब अगर मैं एकदम से इसको अलग कर दूं, इसको अलग कर दूं, तो देखो ये वाला बॉडी जिसपे पॉजिटिव चार्ज था वो तो इधर है। अब इसको अलग कर दूंगा तो ये वाली जो बॉडी है, ये वाली बॉडी पहले वाली, तो इस पहले वाली बॉडी पे जो सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह जाएगा ना, नेगेटिव चार्ज स्टैंड पे रखी हुई थी, और इस पे ये जो पॉजिटिव चार्ज था, जब इसको मैंने अलग कर दिया तो जब अब ये अलग हुई तो अब ये जो पूरा नेगेटिव चार्ज है, और इसको भी मान लो अब मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये जो पूरा नेगेटिव चार्ज जो पहले एक ही तरफ खींच रहा था वो तो अब यूनिफॉर्मली पूरी बॉडी में आ जाएगा। और ऐसे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आ गया था, अब यहाँ पे कोई अट्रैक्शन और रिपेल करने के लिए कुछ नहीं है ना, तो इसको अगर मैंने अलग कर दिया होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे भी आ जाएगा। तो देखो मैंने ये पॉजिटिव चार्ज से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आया और दूसरी बॉडी की पॉजिटिव। तो बेसिकली अगर मान लो कि ये दूसरी बॉडी नहीं होती, एक ही बॉडी इस पे मेरे को चार्ज करना है पहले वाली बॉडी पे, तो इसकी हेल्प से हम अपोजिट चार्ज लेके आ सकते हैं। देखो पॉजिटिव वाला लेके आया था, तो जो मेरे पास ये बॉडी है इसमें मैं नेगेटिव चार्ज ले आया इसकी हेल्प से, ठीक है। तो इंडक्शन में क्या होता है कि अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है, यानी कि अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी है तो उसकी हेल्प से मैं नेगेटिव चार्ज डेवलप कर सकता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव भी कर सकता हूँ, बट जनरली हम इंडक्शन में आपको लेके चलना है कि अगर पॉजिटिव है, क्योंकि हम दूसरी बॉडी को नहीं देखेंगे, हम पहली वाली बॉडी को देखेंगे। यहाँ पर एक और मेथड होता है, इसको आप अर्थ से कनेक्ट कर दोगे तो ये अर्थिंग में यहाँ से ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा, फिर इसको आप सेपरेट कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया कि टच करके सेपरेट कर सकते हैं। तो आपको बस इसमें इतना समझना है कि जैसे देखो मान लो कोई रोड हो सकती है, पॉजिटिव रोड है, पॉजिटिव रोड है, और इसको मेरे को बॉडी है, इसको मेरे को चार्ज करना है। तो अगर आप इंडक्शन में क्या करना है, आपको इसके पास लेके आना है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पहले पास लेके आना फिर दूर कर देना है। तो इंडक्शन में आपको याद रखना है कि हम नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप कर देते हैं दूसरी बॉडी पे। और कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में तो सेम ही चार्ज होता है ना। कंडक्शन में तो क्या होता है, देखो ऊपर कंडक्शन में तो सेम चार्ज आता है,
ठीक है, ये कंडक्शन में क्या है, सेम चार्ज आया है। और बाकी फ्रिक्शन में क्या होता है, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उसमें पॉजिटिव आता है और जिस पे जाते हैं उस पे नेगेटिव आता है। तो ये जनरली 3 मेथड्स होते हैं चार्जिंग के। तो इसमें जब आप नोट्स बनाओ तो आप बस इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि पेपर में कभी आ नहीं सकता 12th लेवल पे कि आप चार्जिंग के मेथड बताओ। ठीक है, तो बस आपको आना चाहिए कि मेथड बताओ, ये नहीं आएगा कभी। बस आपको आना चाहिए कि पता होना चाहिए कि कैसे चार्जेस आता है बॉडीज पे, पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, नेगेटिव कैसे आता है और फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं कह रहा हूँ कि हमको पता होना चाहिए, लिखने के लिए नहीं आएगा। तो आप इसको ऐसे ही नोट कर सकते हैं, इसमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि फ्रिक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं दोबारा से, और फिर हम नेक्स्ट जो पार्ट है, इस नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।